हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों के लिए जेई मेन 2020 का क्रैश कोर्स चला रहे हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने अभी जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक मीन कवर कर लिया है। ठीक है ना। अब आज की जो क्लास है वो मेनली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे है। दूसरा जो आपका हेडिंग है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपने प्रोग्रेशन वाले टॉपिक में मेनली 3 सेक्शन हैं, एपी, जीपी और एचपी। एपी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एपी की प्रॉपर्टीज़, 2 साइमल्टेनियस एपी। हमने आपको ये भी बताया था कि जो 2 साइमल्टेनियस एपी है वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मार्केट में ट्रेंड भी कर रहा है, क्योंकि जेई वाले आजकल जेई 2018 और 19 में तो रिपीट कर चुके हैं। हो सकता है जेई 2020 में भी जेई नहीं तो जेई मेन रिपीट कर जाए। ठीक है। अगला क्या है कि अब हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए एपी में क्या था, जैसे एपी को एक बार ध्यान से देखें तो उसमें A1, A2, A3, A4 अप टू AN जो टर्म्स थे वो एपी हम लोग तभी बोलते थे जब उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता था। अब आपको डिफरेंस ना लेकर अब रेशियो लेना है, तो आप लोग हेडिंग लिखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसमें क्या होता है डेफिनेशन, A1, A2, A3 अप टू AN आर इन जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है कुल मिला के। If each term is non-zero and a of k plus 1 upon a of k equal to r, यहाँ पे कॉमन रेशियो कांस्टेंट आता है। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट किया है, उसी लॉजिक से यहाँ पे कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है। अगर इस चीज़ को और एलोबरेट करके लिखें तो आप ये कह सकते हैं दैट इज़ A2/A1, जो सेकेंड अपॉन फर्स्ट का रेशियो है, दिस इज इक्वल टू A3/A2। यही आपका थर्ड अपॉन सेकेंड है, फिर A4/A3 एंड दिस इज इक्वल टू A ऑफ n/1। और सभी रेशियो आपस में क्या होंगे, कांस्टेंट, मतलब ये सब सेम होंगे, मतलब कॉमन कांस्टेंट आएगा, इसी को कॉमन रेशियो कहा जाता है। मतलब ये रेशियो जो कॉमन हो, ठीक है ना। मतलब A2/A1 की जो वैल्यू है वो A3/A2 के इक्वल है। और देखो एक चीज़ और, हम रेशियो डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी टर्म अगर हम 0 करते हैं तो फिर रेशियो आपका नॉट डिफाइन होगा। तो रेशियो हमेशा डिफाइन हो, इस वजह से ईच टर्म का नॉन जीरो होना नेसेसरी कंडीशन है। यहाँ पे कोई भी टर्म जीपी में 0 नहीं हो सकता, याद रखिएगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एपी का कोई भी टर्म 0 हो सकता है, लेकिन जीपी और एचपी का टर्म 0 नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। तो अब क्या है कि ये है डेफिनेशन, जैसे हमने वहाँ डिफरेंस किया, यहाँ पे रेशियो करेंगे। देखिए एपी अगर आपने समझ लिया है तो एपी से ही जीपी समझने की कोशिश करिए, और क्या डिफरेंस है ये समझिए। एक बार आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो मेनली क्या होता है कि आपके सिमिलर टॉपिक हैं, जैसे वहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे, सम निकाले थे, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, उनका सम निकालेंगे। वहाँ अर्थमेटिक मीन पढ़े थे, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। वहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ा जाएगा। उसी तरह से आगे प्रॉपर्टीज ऑफ एचपी की कोई खास प्रॉपर्टीज होती नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा A2/A1 इक्वल टू A3/A2 इक्वल टू A4/A3 इक्वल टू A ऑफ n इक्वल टू r। अब मान लीजिए कि हमने इसको क्या किया, बाय लेटिंग सपोज A1 को A मान लिया, तो A2 क्या हो जाएगा, आपका होगा कि ये A मल्टीप्लाइड बाई R, A3 की वैल्यू A मल्टीप्लाइड बाई AR मल्टीप्लाइड बाई R मतलब R²। तो इस तरह से आप A4 निकालोगे तो A4 आएगा आपका, A4 कितना आएगा बताइए, A4 आएगा AR⁴, फिर A5 AR⁴। तो एक चीज़ आप रियलाइज़ कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं R की पावर में, उससे एक कम नंबर लिख रहे हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि AN क्यों, क्योंकि AN बेसिकली n टर्म है जिसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा AR⁴n-1। तो यहाँ से आपका पहला कंक्लूजन आता है, वो ये होता है, आप लिखो जनरल टर्म, ठीक है ना, जनरल टर्म
और nth टर्म, ठीक है, ऑफ GP इक्वल टू ये होता है an AR की पावर n-1। क्या बोला हमने? जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ GP इक्वल टू जिसको n कहेंगे और ये हो जाएगा AR टू दी पावर n-1। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी तक क्या देखे कि यहाँ कॉमन रेशियो का कांस्टेंट होना ज़रूरी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की यहाँ पे कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता और n टर्म का फॉर्मूला AR टू दी पावर n-1 है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकाला जाता है। तो अगली आप लोग हेडिंग लिखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। ठीक है ना, तो हम हेडिंग आपको बता रहे हैं, देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए GP। किसी भी GP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला हम लोग निकालना चाहते हैं। तो हमने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सम निकालने के लिए आपको सीरीज रिप्रेजेंट करना होगा। सीरीज मतलब टर्म्स को सम के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि पहला टर्म अगर a मानते हैं और कॉमन रेशियो r है तो दूसरा टर्म हो जाएगा AR, तीसरा टर्म हो जाएगा AR² और आपका जो nth टर्म होगा वो AR टू दी पावर n-1 होगा। याद रखो, जब हम लोगों ने GP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो सम को, इसी टर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, क्योंकि वहाँ पे हमने बताया था कि जब दोनों तरफ से आओगे तो D कैंसिल आउट हो जाता है। तो वहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था वो आपका ऐड करते समय कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या है कि आपका जो नंबर है वो आप r से मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हो। तो फिर r से जब हम मल्टीप्लाई करते हुए नंबर्स को जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी सम निकालने का एक तरीका होता है। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वही अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो उसमें भी हम लोगों को वही करना है। क्लियर? तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कि जैसे r मल्टीप्लाई है तो r से आप, जैसे r, ये देखो AR² इस तरह से है, तो r से आप क्या करिए, इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन जाएगा AR, अगला हो जाएगा AR², फिर AR3, ये टर्म बन जाएगा आपका AR टू दी पावर n और इसका पिछला होगा AR टू दी पावर n-1। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि वी गेट, जैसे वहाँ ऐड किया था हम लोगों ने क्योंकि सम कांस्टेंट था, तो 1 - r टाइम्स s इक्वल टू, ये क्या होगा, ये बीच वाले जो टर्म हैं इंटायरली कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचेगा a, क्योंकि यहाँ कोई सब्ट्रैक्शन वाला टर्म नहीं है और यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन वाला टर्म नहीं, तो ये टर्म विद नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये -r टू दी पावर n। ठीक है, आप a को कॉमन ले लीजिए तो 1 - r टू दी पावर n। तो यहाँ से आपका s या Sn लिख सकते हैं आप, AR टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 - r टू दी पावर n अपॉन 1 - r, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बेसिकली क्या होता है कि जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लार्जर होती है तो हम लोग इसको प्रीफर करते हैं ताकि न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है वो आपका पॉजिटिव आए, है ना। और अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस होती है तो हम लोग इसको लिखते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि अगर यहाँ पे ऊपर नीचे एक माइनस साइन कॉमन लें तो ये आ जाएगा, और यहाँ एक माइनस साइन ऊपर नीचे कॉमन लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा। तो ये दोनों सेम है, बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे r की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू अगर 1 हो गई तो अपना जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होगा तो आपका पूरा रेशियो ही नॉट डिफाइन आएगा। तो ये तभी टर्म डिफाइन है जब r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। लेकिन क्या ओरिजिनल क्वेश्चन में जो हमारा सीक्वेंस है, क्या उसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 हो सकती है? तो उसका आंसर है यस। अगर हम कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 कर देंगे तो क्या होगा कि ये सभी टर्म्स a के इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो सभी जब a के इक्वल आएंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन r = 1 देन s = a + a + a + a n टाइम्स। तो a + a + a + a n टाइम्स मतलब n टाइम्स a। तो आप ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो
कि अगर r 1 है तो जो सम है उसकी वैल्यू हो जाएगी n टाइम से, और अगर r की वैल्यू 1 के अलावा कुछ नंबर आ रहा है तो सम आएगा a टाइम्स r⁻n - 1 अपॉन r-1। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए बच्चों, आपको फाइनली करना क्या है कि इसमें जो AP में जनरल टर्म का फॉर्मूला, उसी तरह से GP में भी आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। AP में जैसे NA टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था n/2 2a + n-1 × d, तो यहाँ पे भी a टाइम्स r⁻n - 1 अपॉन r-1 है ना। अगर r की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है और r की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो n टाइम्स a। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ पे a अपना GP का फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है, और ये जो n होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अगर आपको 10 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू 10 पुट करनी होगी। अगर आपको 100 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 100 पुट करना होगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर कोई मिस्टेक करता है स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर मिस्टेक करेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ n की वैल्यू जल्दीबाजी में कुछ और पुट कर देता है, जिसको आपको लेकर हमेशा अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर आपने n को गलत पुट कर दिया तो आपका पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी जहाँ तक सम का फॉर्मूला है, अगर भूल भी जाते हैं तो आप ये याद रखिए टेक्निक कि आपको r से मल्टीप्लाई करना है फिर डिफरेंस करना है, वैसे इसमें भूलने वाली कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद एक टर्म होता है इसमें इनफाइनाइट GP। इनफाइनाइट GP का मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इन ए GP आर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट GP में हमें क्या होगा, सम का फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट GP में सम का फॉर्मूला ये होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे n है और यहाँ पे n मतलब अगर n की वैल्यू हम इनफाइनाइट कर देंगे तो r की पावर इनफाइनाइट आ जाएगा, और फ्रैक्शनल बेस जैसे बेस के लिए जो इनफाइनाइट पावर होती है वो क्या आ जाती है, 0। मतलब 1/2 की अगर इनफाइनाइट पावर करेंगे तो वो कहेंगे अप्रोचिंग 0 है। ठीक है ना, मतलब उसको 1 के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं, वो लिमिटिंग वैल्यू होती है, बिकॉज इनफाइनाइट इज़ नॉट ए रियल नंबर, वो आपका एंड पॉइंट होता है, वो अप्रोचिंग वैल्यूज़ होती है। ऐसा कभी नहीं कहते कि इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू 2 टाइम्स इनफाइनाइट, बिकॉज इनफाइनाइट जस्ट एक सिंबल होता है, वो नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनफाइनाइट GP करके कभी आए, जैसे कहे कि GP में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसका सम का फॉर्मूला क्या है, और दूसरी चीज़ कॉमन रेशियो के ऊपर क्या कंडीशन है। इनफाइनाइट GP के लिए जो r की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो जैसे हम -1 से 1 करेंगे तो ये आपका जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इनफाइनाइट GP के बारे में। ठीक है ना। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे इनफाइनाइट GP। तो लिखिए इनफाइनाइट GP। तो देखो जैसे हमने Sn की वैल्यू ये लिखा था a टाइम्स 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। ठीक है, तो अब इस टर्म को हम चाहते हैं कि 0 बन जाए। तो इनफाइनाइट GP का मतलब कि ये इस तरह से दिया रहेगा a + ar + ar² है ना, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है a अपॉन 1 - r, लेकिन ये तभी हम लिख सकते हैं जब r की वैल्यू अपनी -1 से 1 हो, और ये भी ध्यान रखिएगा r की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपको एक साइमल्टेनियसली याद रखना है कि r -1 से 1 है ना, और आप चाहें तो ये कम्प्लीटली एक साथ लिख सकते हैं। r को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये r देखिए सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट GP के लिए है। क्या कहा हमने, ये जो कॉमन रेशियो की वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट GP के लिए है। वैसे हम लोग कॉमन रेशियो के बारे में ये जानते हैं, जैसा कि डेफिनेशन में हमने लिखा था कि कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक टर्म यूज करते हैं आजकल एग्ज़ाम में, JEE मेन के पेपर में, इंक्रीजिंग GP है ना। इंक्रीजिंग GP का मतलब होता है कि जो GP के टर्म्स हैं है ना, अगर नंबर लाइन पे प्लेस करें तो जैसे जैसे आपका सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा तो नंबर्स भी नंबर लाइन पे राइट साइड में बढ़ते जाएं। तो वो फैसिलिटी तभी मिलेगी जब आपके कॉमन रेशियो की वैल्यू सारे टर्म्स पॉजिटिव हों, पहली तो ये कंडीशन है, और दूसरा
कि जो कॉमन रेशियो की वैल्यू है वो आपकी 1 से लार्जर है। मतलब इंक्रीजिंग जीपी का कभी टर्म आए तो आप ये ध्यान रखना कि व्हेन नंबर लाइन पे अगर सभी सीक्वेंस के सीरियल नंबर से टर्म अगर प्लेस करें तो वो राइट साइड में लाई करें। मतलब जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट से लार्जर, थर्ड टर्म सेकंड से लार्जर, इस तरह के जो टर्म होते हैं उनको कहते हैं इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग और इन्फानाइट जीपी में आप कंफ्यूज मत होना। इन्फानाइट जीपी का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स इन्फानाइट है, सम का फॉर्मूला a/1 - r है, कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 है, इनफैक्ट r नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, ये तो डेफिनेशन से ही गायब है आपका। और दूसरा कि इंक्रीजिंग जीपी, एक आप चाहें तो वो टर्म से लिख लीजिए इंक्रीजिंग जीपी। तो इंक्रीजिंग जीपी का मतलब कि जब आपका कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लार्जर हो, और मान लीजिए कन्फ्यूजन कुछ क्रिएट, और इसमें मेनली क्या होता है, टर्म्स आपके पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होंगे तभी आपका कॉमन रेशियो अगर 1 से लार्जर करोगे तो राइट साइड में नंबर लाइन के हम जाएंगे। अदरवाइज नंबर नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, कुछ नंबर नेगेटिव है ना, कुछ नंबर पॉजिटिव, या आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है वो ए और आर का कॉम्बिनेशन है। मोस्टली जेई मेन में जो आता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए इंक्रीजिंग जीपी का हम लोग टर्म यूज करते हैं, विच इज़ मतलब अगर हम इंक्रीजिंग जीपी प्लेस करें तो वो नंबर लाइन पे राइट साइड में वेरी करेगा। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट जीपी से रिलेटेड, और ये आपका एक सम का फॉर्मूला और -1 से 1 आर की वैल्यू एक्सक्लूडिंग 0। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में पहला तो ये है कि इसके पहले हम लोग एपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है फिर एपी और जीपी को पहले रिलेट करना है, ठीक है ना। तो एक आप लोग प्रॉपर्टी लिखो, इफ़ a1, a2, a3 अप टू an है ना, ऑल आर पॉजिटिव एंड आर इन जीपी। अगर मान लीजिए पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये जीपी में लिखे हैं, देन अगर आप इन्हीं नंबर्स का लॉगरिथम लो टू द कॉमन बेस, याद रखिएगा बेस ऑफ लॉगरिथम आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 1, ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको बताया था log b to the base a is defined when a is greater than 0, b is greater than 0 and a not equal to 1, base not equal to 1, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कर सकते हैं आप, इन्हीं नंबर्स को कोई भी कॉमन लॉगरिथम डिफाइन कर दीजिए और वो सीक्वेंस क्या किस में हो जाएगा। अगर नंबर जीपी में है तो लॉग लेने के बाद एपी, और हमने एक्सपोनेंशियल के लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल पढ़ा हुआ है, तो जीपी से एपी में जाने का जो तरीका है वो लॉग लेकर है, तो एपी से जीपी में जाने का जो तरीका होगा वो पावर करने से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो वही हम लिखवाने जा रहे हैं कि देन log ऑफ a1, log ऑफ a2, log ऑफ a3 है ना, ये जितने नंबर्स होंगे इनफैक्ट log ऑफ an आर इन AP। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉग लेने से हम लोग कहाँ पहुँच गए, AP में। इसमें सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है कि अगर आपके नंबर्स AP फॉर्म कर रहे हैं तो वो आप लिखो इफ़ a1, a2, a3 अप टू an आर इन AP, देन क्या बताया था, पावर कर देते हैं, तो b टू दी पावर a1, b टू दी पावर a2, b टू दी पावर a3 अप टू b टू दी पावर an आर इन GP, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि जब लॉग ले रहे हो तो GP से आप, जैसे हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं AP पे, तो उसी तरह से AP से GP में पहुँचना हो तो पावर कर देंगे। ये हमने जो दो प्रॉपर्टी लिखवाई हैं इसमें बेस JEE 2016 एडवांस में प्रॉब्लम आया हुआ है, ठीक है ना, सिंगल चॉइस का प्रॉब्लम है, और उसमें क्या करना था आपको, ये रिलेशन अगर याद है तो वो प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रॉपरली रिवाइज़ करते जाइए, ठीक है ना। हर चीज़ जब पढ़ ही लेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा उसी में से आएगा, और वो आप कॉन्फिडेंटली कर लेंगे विद इन टाइम। टाइम का भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, टाइम का इनफैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए अगला है कि ये तो हो गया APGP का रिलेशन। अगला क्या था कि हमने जब
एपी पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जब सम ऑफ टर्म्स हैं इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड इज कांस्टेंट। यहाँ क्या होता है, ये चीज़ें प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, तो यहाँ कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो आप ये लिख सकते हैं इन ए जी पी आपका जो a1 इंटू ए एन की वैल्यू है वो a2 इंटू ए ऑफ n माइनस वन के इक्वल है, और ये वैल्यू a3 इंटू ए ऑफ n माइनस टू के इक्वल होगी, और ये सब आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि इन ए जी पी प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। और ये कैसे पहचानेंगे, तो a1 और an जो सबस्क्रिप्ट है उनका सम है n+1, यहाँ पे a2 है n-1 है, तो सबस्क्रिप्ट का सम n+1 है। उसी तरह से ये लोअर टर्म्स का सम क्या है, n+1 है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तीसरी प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इसमें कि आपका जैसे हम लोगों ने जीपी में इस तरह से कह सकते हैं कि a n की वैल्यू हो जाएगी, या a ऑफ k स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, a ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू a ऑफ n माइनस के इंटू ए ऑफ n प्लस के, है ना, जहाँ पे n आपका 1 के बराबर नहीं हो सकता और n माइनस के की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे हमने ये आपको ये बताया था एपी में कि इन दोनों का एवरेज हमेशा an के इक्वल आएगा, उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट जीपी में an स्क्वायर के इक्वल आता है। क्लियर। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। पांचवा जो पॉइंट होता है वो आप कह सकते हैं रूल फॉर सिलेक्शन ऑफ टर्म। ठीक है ना। अगर आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स लिखना है, जैसे 3 टर्म्स मानने हैं, है ना, 3 टर्म्स अगर जीपी में मानने हैं तो आप क्या करना, a और यहाँ r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरा हो जाएगा ar और उसका फर्स्ट हो जाएगा a/r। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे एपी में हम लोगों को एडवांटेज मिलता है ना सम का, जैसे सम में क्या होता है, एपी में सम करते समय डिफरेंस कांस्टेंट जो कॉमन डिफरेंस है वो कैंसिल आउट हो जाता है, वैसा यहाँ एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो a/r a और ar का जो कंसेप्ट है वो आप तभी लगाना जब आपको प्रोडक्ट की वैल्यू दी होगी। ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ भी, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू के अलावा कोई अगर दूसरी इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, सिंपली इस तरह से मान लेंगे a/ar और ar स्क्वायर। क्या बोला हमने कि अगर प्रोडक्ट दिया होगा तो ये आप प्रीफर करना, अदरवाइज़ आप ar स्क्वायर मानते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उतना ही टाइम लगेगा। और जैसा कि मैंने एपी में आपको याद दिलाया था कि जब इस तरह से अगर कोई मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर आपको सम का फॉर्मूला निकालना है तो याद रखिएगा फर्स्ट टर्म आपका a नहीं है, वो क्या है, a/r है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, है ना, तो इस कंसेप्ट को आप याद रखना। उसी तरह से 4 टर्म्स, है ना, 4 टर्म्स अगर आपको मानने हैं तो आप a/r3, है ना, a/r ar और ar स्क्वायर मानिएगा। देखिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो कॉमन रेशियो की वैल्यू आएगी r स्क्वायर। r कोई भी रियल नंबर हो, r स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि ऐसे लगता है कि कॉमन रेशियो इस तरह का टर्म अगर हम एज्यूम करें, जैसे a/r³ माने, a/r माना, ar माना, ar³, तो इसमें फिर क्या होता है कि जैसे ऐसे लगता है कि कभी कॉमन रेशियो नेगेटिव आ ही नहीं सकता, जबकि हम लोग जानते हैं कॉमन रेशियो सिर्फ 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव आ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। तो ये 5वां पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि एपी की तरह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो 5वां जो हमने पॉइंट्स लिखवाए हैं अभी तक, इसमें फर्स्ट और सेकंड आपके इंपॉर्टेंट हैं, और थर्ड तो आपका लॉजिक ही है कि भाई लेफ़्ट टू राइट अगर जा रहे हैं और आर का मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं तो राइट टू लेफ़्ट जब जाएंगे तो आर से डिवाइड करेंगे, ये कॉमन चीज़ है ना, ये हम लोगों को क्लिक कर ही जाएगा वैसे भी। और अगर तीसरा इसमें अगला टर्म होता है, ठीक है ना, ये 5 आप लोगों ने लिख लिया होगा प्रॉपर्टी। अब अगला लिखते हैं 6। प्रॉपर्टी आपकी है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखिए, इफ़ ABC आर इन GP देन
क्या होगा, b बाई ए की वैल्यू c बाई बी के इक्वल हो जाएगी, या आप इसको कह सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। क्लियर? तो इस तरह से आप कह सकते हैं। और ए बी सी अगर ए पी फॉर्म करते हैं तो क्या पढ़े हैं हम लोग, एक बार रिवीजन के लिए बोलिए, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, है ना, भूलना नहीं है, इसको रिवाइज़ करते हुए चलना है। सब कुछ रिवाइज रहेगा तभी आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे टॉपिक को। और हम एक दो क्लास बाद आपको, मतलब एक दो चैप्टर्स के बाद, जैसे आपका अलजेब्रा सेक्शन ख़त्म होगा तो एनटीए के पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो उसमें आप देखोगे कि ये जो हम पढ़ाए हैं ना, यही सारी चीज़ें आती रहती हैं। मैं चाहता हूँ कि एक पार्ट कंप्लीट हो जाए तो हम आपको एनटीए का पेपर भी 1 बाई 1 डिस्कस कर देंगे, या जेईई मेन के जो पुराने क्वेश्चंस हैं उसको भी हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका ए बी सी। अगर जी बी फॉर्म कर रहे हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, मतलब दो एक्सट्रीम वालों का प्रोडक्ट से मिड वाले का स्क्वायर के इक्वल है। अगला क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दो करस्पॉन्डिंग ए पी हैं, तो उनके अगर टर्म्स आपस में ऐड कर दिए जाएँ करस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो नया सीक्वेंस भी ए पी फॉर्म होता है। उसी तरह से अगर दो जी पी हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग और नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर जी पी के सेम हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट और डिवीजन कांस्टेंट, मतलब वो भी एक नया जीपी फॉर्म करता है, जो कि हमने आपको उस समय भी बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका एपी के लिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जीपी के लिए। ठीक है ना? तो ये होता है कि अगर मान लीजिए इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इफ़ a1 a2 a3 अप टू an एंड आर इन जीपी, और b1 b2 b3 अप टू bn, है ना, ये अगर जीपी में है, देन a1 b1 कॉमा a2 b2 कॉमा a3 b3 अप टू an bn एंड a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 a3 अपॉन b3 अप टू an अपॉन bn आर ऑल्सो इन जीपी। अगर आप करस्पॉन्डिंगली टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो नया सीक्वेंस जो बनेगा वो एक जीपी फॉर्म होगा। क्लियर? दिस इज़ आर ऑल्सो इन जीपी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना? तो इसमें ये अंडरस्टूड है और इसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि आगे हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जहाँ भी 3 नंबर्स आएंगे तो 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये नंबर्स एपी में हैं, जीपी में हैं, एचपी में है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है? तो प्रॉपर्टी सेक्शन में मेनली आपका इतना ही होता है। अब हम लोग क्वेश्चन करते रहें। ठीक है ना? आपका थ्योरी जीपी का कंप्लीट हो गया। जीपी में एन टर्म का फॉर्मूला, जीपी क्या है ना? स्टूडेंट का एक कंप्लेन होता है कि जीपी के सर क्वेश्चन जल्दी से नहीं होते हैं, एपी बहुत आसान पड़ता है। तो देखिए 11th वाले स्टूडेंट की बात तो ये समझ में आती है क्योंकि वो 10th में भी पढ़े रहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखें। जैसे एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकाला, आर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया था, उसका क्या फ़ायदा है। आर अगर -1 से 1 के बीच में है तभी इन्फानाइट जीपी में वो सम डिफाइंड है, अदरवाइज नहीं डिफाइंड है, क्योंकि वो इन्फानाइट टर्म टेंड करेगा तो 1 के रिस्पेक्ट में उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उसको हम बेसिकली 0 बनाना चाहते हैं। फिर एपी और जीपी का कनेक्शन क्या है, और लॉग डिफाइन कर रहे थे, इसीलिए जीपी के सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे तभी लॉग लेकर हम एपी में पहुँचेंगे, अदरवाइज एपी में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। फिर एपी से जीपी कैसे पहुँचे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ जीपी क्या है, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और बच रही है, अगर एक जीपी के जो टर्म्स हैं अगर उसमें कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी एक जीपी फॉर्म करता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आप वो लोग लिख लीजिए, इफ़ a1 a2 a3 अप टू an आर इन जीपी देन k टाइम्स a1 k टाइम्स a2 k टाइम्स a3, है ना, k टाइम्स an आर ऑल्सो इन जीपी। ठीक है ना। अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो कांस्टेंट नंबर से या डिवाइड करते हो तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये भी आपका जीपी फॉर्म करेगा, तो ये एक ध्यान रखना। तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग 1 बाई 1 पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है।
देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार हम उसको बता देते हैं। द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। मतलब 3 टर्म का सम जो जीपी में है, कंजुगेटिव टर्म्स हैं मतलब लगातार हैं, ठीक है ना, तो उनका जो सम है वो 19 दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 216 दिया है। आपसे कह रहा है कि एस एन निकालो और एस इन्फिनिटी निकालो। एस इन्फिनिटी का मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालेंगे, और ये है इफ़ इट एग्जिस्ट। इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि अगर ये एग्जिस्ट करे। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमने आपको कुछ थ्योरी बताया है इनफाइनाइट जीपी का कि उसका सम कब एग्जिस्ट करता है, तो आप कहोगे यस सर, वो तब सम एग्जिस्ट कराएंगे जब कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे और ये भी हमने अलर्ट कराया था कि जब आप सम निकाल रहे हैं तो पहला टर्म का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि किस केस में आपका इनफाइनाइट टर्म्स का सम एग्जिस्ट करेगा और किस केस में नहीं करेगा। तो लेट सी टर्म्स मान लेते हैं। द टर्म्स आर, और एक चीज़ और बताया था कि अगर प्रोडक्ट दिया हो तब A/R ए और AR मानना, अदरवाइज उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट भी दिया है तो वो टर्म्स मानेंगे। लेट द टर्म्स आर A/R A और AR। तो आपको क्या गिवन है, तो सबसे पहले गिवन है कि इनका जो सम है A + AR की वैल्यू कितनी है 19, इक्वेशन 1, और इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको दिया हुआ है 216। तो जैसा कि आप जानते हो ये हो जाएगा आपका A3, दिस इज 6/3, तो A की वैल्यू आ जाएगी 6। एक तो टर्म मिल गया हम लोगों को। अब देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, फ्रॉम 1 अगर हम 6 रख दें तो 6/R + 6 टाइम्स R = 19। तो यहाँ से 6/R + 6R = 19/6, सॉरी 13 आएगा सबसे पहले ना। 19 में से 6 गया कितना आएगा 13, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे सिंपल। तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि ये 1/R + R को हम लोग 13/6 लिख सकते हैं। एलसीएम लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 टाइम्स R² + 1 = 13 टाइम्स R, है ना। तो ये हो जाएगा 6R² - 13R, तो -9R - 4R + 6 लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है 3R कॉमन है तो 2R - 3, और यहाँ पे -2 कॉमन है तो 2R - 3। तो R की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 आ रही हैं, और वो कौन सी हैं, तो एक आपका 3/2 है और दूसरा 2/3 है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ये तो हम लोगों को मिल चुका है ना। आई होप क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। अब देखिए क्या है कि इसके बाद हम लोगों को जो स्टेप्स लेना है ना, यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे कि जैसे R की वैल्यू हम लोगों को ये मिली हुई है जो 3/2 और 2/3, तो एक एक केस सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला केस है कि अगर R की वैल्यू हम 3/2 लेते हैं और A की वैल्यू 6 है, तो जो GP बनेगा वो 6/3/2 कितना होगा, तो ये 4, दूसरा टर्म 6 और तीसरा 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 9, इस तरह का GP बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि SN अगर निकालना है तो याद रखिएगा हमने क्या बताया था, पहला टर्म आपका ये है, ठीक है ना, दिस इज़ फर्स्ट टर्म। तो 4 टाइम्स 3/2 की पावर n -1/3/2 - 1, तो ये 1/2, तो ये 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 3/2 की पावर n -3/2 टू दी पावर n -1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और S इन्फिनिटी का क्या हाल है, तो आप कहेंगे हियर S इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है वो आपका 1 से लार्जर है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालते हैं तो कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो पहला केस हमने क्या किया 3/2 सेलेक्ट किया, तो पहला टर्म मिला 4, दूसरा टर्म मिला 6, तीसरा 9। एक बार चेक कर लेते हैं क्या इनका जो सम है वो 19 के इक्वल है, तो 4 + 6 हो गया 10 + 9 19, ठीक है ना। तो आप कहोगे यस इट इज़ इक्वल टू 19,
तो है ना। तो यहाँ स्टेप तो क्लियर ही है, आपने 3 नंबर्स माना। एक बार हम रिकॉल करा देंगे ये सारे स्टेप्स, है ना। अगर आप प्रॉपरली नोट कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी देखना, हम सारी चीज़ें रिकॉल करा देंगे, है ना। अब देखो, अब केस 2 है कि अगर हम r की वैल्यू 2/3 लेते हैं, 2/3 नंबर ऑलरेडी आपका -1 से 1 के बीच में है, और a की वैल्यू 6 लेते हैं, तो जो GP आएगा वो आएगा सबसे पहले 9, फिर 6 और फिर 4, और इस तरह के टर्म आएंगे। और यहाँ पे भी पहला टर्म आपका ये है, ध्यान रखना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टूडेंट लोग मिस्टेक करता है यहाँ पे, और वो क्या करता है कि जो पहला टर्म है वो सेंटर वाले को मान लेता है और पूरा तहस नहस हो जाता है ना। जितना मेहनत किए सब गया पानी में, है ना, कहते हैं ना गई भैंस पानी में, उसी तरह का। तो वो काम नहीं करना है। यहाँ पे जो पहला है, मतलब पहला टर्म क्या है, उसको पिक करते हुए आपको सम का फॉर्मूला लिखना है। तो अब पहले Sn लिखते हैं, तो Sn की वैल्यू हो जाएगी, क्या पढ़े थे, 9 टाइम्स, और क्या बताया था, 1 - 2/3, मतलब r⁴ - 2/3। और अगर आपको इन्फानाइट टर्म्स का सम निकालना, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई कितना होगा, ये 1/3, तो ये फाइनली आ जाएगा 27 टाइम्स 1 - 2/3 की पावर n। और इन्फानाइट टर्म्स का सम यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो S इन्फिनिटी हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो पहले केस में हमने Sn तो निकाल लिया, लेकिन S इन्फानाइट नहीं निकाल पाया। वो इसलिए क्योंकि कॉमन रेशियो की वैल्यू 3/2 थी, और 3/2 1 से लार्जर है, इसलिए S इन्फिनिटी का टर्म डिफाइंड नहीं है। आप वैसे भी सोचो, अगर n की वैल्यू इन्फानाइट कर देंगे तो ये इन्फानाइट हो जाएगा, और इन्फानाइट को 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से आपका जो कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 ही होता है, तभी हम इस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले 3 टर्म्स माने और प्रोडक्ट दिया था, याद रखना। अगर प्रोडक्ट के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन दी रहती तो AR स्क्वायर मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजियर होता है ना। ये मैं पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। वैसे आप अपनी मर्जी A/R, A और AR मान के भी हमेशा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब सम निकालना होगा ना, तो आप बी अलर्ट यहाँ पे। दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या सीखा, दूसरी चीज़ ये सीखा कि जो 2 केसेज आए हैं, तो एक केस में हम लोग जानते हैं कि जो इन्फानाइट टर्म्स का सम है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, और दूसरे केस में आपका डिफाइन हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है। तो देखो, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली AP और GP में नहीं रहती, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको या तो AGS की तरह ट्रीट करते हैं अगर अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज हुआ तो, या कभी कभी क्या होता है कि GP का हेल्प लिया जाता है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी JEE मेन में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, बस n टर्म्स की जगह पे 20 टर्म्स का सम पूछा था उन्होंने। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये डायरेक्टली आपका GP नहीं है। जैसे 77/7 करेंगे तो 11 आएगा, और 7/77 करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि 11 आए, कुछ और भी नंबर आ सकता है। तो इस तरह के जो सीक्वेंस होते हैं या इस तरह की जो सीरीज़ हैं, जैसे हमें सम निकालना है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेन। तो आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं 77, आप तो पहले क्वेश्चन ही लिखिए, है ना, अप टू n टर्म्स। अब आप क्या करिए, 7 को कॉमन ले लीजिए। क्या कहा हमने, 7 को कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा एक बार देखते हैं। तो ये आ जाएगा 7, तो ये 1 + 11 + 111 + 1 1 1 1, इस तरह से आपका अप टू n टर्म्स आएगा, है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, अप टू n टर्म्स। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। फिर क्या किया जाएगा इसके बाद ना, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो आप 7/9 करोगे तो ये हो जाएगा 9 + 99 + 999, है ना, इस तरह से अप टू n टर्म्स। क्लियर।
उसके बाद क्या होगा, इस 9 को आप लिख सकते हो 10 - 1, दूसरे वाले 99 को लिख सकते हो 10² - 1, दिस इज़ 10³ - 1। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, और ऑब्वियसली 10⁻n - 1। देखो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम 10 - 1 करते हैं, 10² - 1 करते हैं, 10³ - 1 करते हैं, तो ये जो 10, 10², 10³, 10⁻n है ना, ये एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, और जीपी का सम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये 7/9 ये हो जाएगा आपका 10 + 10² + 10³ अप टू n टर्म्स 10⁻n, और इस तरह के 1 1 1 आपने n बार सब्ट्रैक्ट किए हैं। अब आप जीपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो 7/9 टाइम्स क्या होगा, पहला टर्म 10, 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1 9 माइनस n। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 7/81 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n + 1 माइनस 9 टाइम्स n माइनस 10 है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। ये 10⁻n - 1 अपॉन 9, तो ये 9 9 जा 81, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁻n + 1, और ये एलसीएम ले चुके होंगे तब तक, तो ये -10 और -9 टाइम्स n, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि ये 7 की जगह पे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। इनफैक्ट आपका 1 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेईई में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ना, ये जेईई मेन फेवरेट है, तो इसको आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी कभी डेसिमल लगा के भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सबके पहले प्लेस में अगर हम डेसिमल लगाएं तो फिर क्या होगा, उसको बढ़ने से पहले आप एक बार इसको रिकॉल करिए कि ये क्वेश्चन किया कैसे गया। तो देखो हमने कहा था कि स्टार्टिंग में ये आपका जीपी तो है नहीं, लेकिन जैसे आपने 7 कॉमन लिया और 9 से डिवाइड, एक बार चेक करते हैं कि 7, देखो 9 से 9 कैंसिल, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ 7, 99/9 होता है 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ 77, तो ये आएगा आपका। और यहाँ पे आप जब 10 - 1, 10² - 1, 10³ - 1, 10 टू दी पावर आप n-1 करते हो ना, तो ये आपका जो पहले नंबर्स हैं वो एक जीपी फॉर्म कर देते हैं, और 1 1 1 n टाइम्स आ जाता है। तो इस तरह से हमें जीपी, और ये 1 1 1 n टाइम्स कितना होगा, जैसे 1 + 1 + 1 3 टाइम्स करते हैं तो 3 आता है, उसी तरह से 1 + 1 + 1 n टाइम्स करेंगे तो n आएगा बच्चों। इतना क्लियर है? तो मैं मान के चलूँ कि ये आपसे स्कोर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, भूलोगे तो नहीं ना, प्रॉमिस करो पक्का। चलिए ठीक है, अब अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन एक बार देखते हैं, आप क्वेश्चन आराम से नोट करिए। इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी, फिर लिखा है पी इज़ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। देखिए इसमें क्या है बेसिकली कि जैसे कोई जीपी है तो जीपी में कहोगे कि ए आर स्क्वायर इस तरह के टर्म होते हैं, तो जो लास्ट टर्म है जिसको हम nth टर्म कह रहे हैं यहाँ पे, वो आपको दिया हुआ है स्मॉल b, और जो पहला टर्म है वो a है। तो और p क्या है, तो जो a से लेकर b तक के जो नंबर्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट है। तो आपको क्या प्रूव करना है, तो हमें बच्चों प्रूव करना है p² की वैल्यू ab⁴n। ये क्वेश्चन और इसका जो हम अगला क्वेश्चन कराएंगे ये जेईई मेन फेवरेट है। जेईई मेन फेवरेट का मतलब जेईई मेन स्पेशल, जेईई मेन में बराबर पूछा जाता है, ठीक है। एडवांस के लिए तो हमें थ्योरी तो सेम ही है, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और हर स्टेप को एनालाइज करते हुए चलना है ना। जेईई मेन अगर आपका अच्छे से निकल जाएगा और जेईई मेन की थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप समझिए कि लगभग 70 to 80% आपका जेईई एडवांस तैयार भी हो जाएगा। क्लियर? तो देखो इसमें क्या है कि जीपी को पहले तो इस तरह से लिख दिया जाए,
ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर टू दी पावर n माइनस 1। तो ये आपका गिवन है b, ठीक है। तो हेयर जो b की वैल्यू है वो ए आर टू दी पावर n माइनस 1 है, जहाँ पे r क्या है तो कॉमन रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो। क्लियर। अब देखो क्या है तो p इन सब का प्रोडक्ट था, तो p की वैल्यू निकालते हैं। तो p इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई ए आर, है ना, ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर। इस तरह से आप ए आर टू दी पावर n माइनस 1 लिखोगे। क्लियर। तो ये आपस में कितने टर्म हैं, तो ए के n टर्म्स हैं। और r की पावर देखिए तो 1 + 2 + 3 से लेकर n माइनस 1 तक का सम, और ये हम लोगों को आता है a टू दी पावर n, और ये हो जाएगा r की पावर n इंटू n माइनस 1/2। और या ध्यान से देखो यहाँ से कि जो r की वैल्यू निकालनी है वो क्या हो जाएगा, b बाई ए टू दी पावर 1/n माइनस 1, है ना। इस इक्वेशन को आप यूज़ करोगे तो अपने आप r की वैल्यू मिल जाएगी, और वो यहाँ पुट कर दो। तो a टू दी पावर n और r की वैल्यू आपने b बाई ए होल टू दी पावर 1/n माइनस 1 रखा, टू दी पावर n इंटू n माइनस 1/2। तो ये n माइनस 1 का टर्म कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया a टू दी पावर n b बाई ए टू दी पावर n/2। अब क्या करेंगे, ये तो p की वैल्यू है, तो p स्क्वायर के लिए पावर को होल मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a की पावर 2n, और इधर हो जाएगा b बाई ए टू दी पावर n। तो आपको मिलेगा a टू दी पावर n b टू दी पावर n, और जैसा कि हम लोग जानते हैं इसको a b टू दी पावर n भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन। इसमें क्या किया हमने एक बार बताऊं तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए टू दी पावर n माइनस 1 तक के टर्म्स माने। फिर आपको गिवन है कि जो nth टर्म है वो आपका जो nth टर्म की वैल्यू है वो क्या थी, nth टर्म इज़ b, है ना। आपको ये गिवन है, ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म आपका a है और nth टर्म आपको b दिया हुआ है। तो ए आर टू दी पावर n माइनस 1 को b माना, तो उससे कॉमन रेशियो की वैल्यू मिल गई, और p कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हैं, तो आप a से लेकर ए आर टू दी पावर n माइनस 1 तक का प्रोडक्ट कर दिए। तो फिर आपको क्या मिला, p की वैल्यू, और फिर p स्क्वायर कर दिया आपने, फिर पावर को सिंप्लीफिकेशन करते हुए चलिए, और उस तरह से आपका आंसर p स्क्वायर इक्वल टू ए बी टू दी पावर n के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ तक ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेन फेवरेट है जैसे मैंने बताया, तो ये बार बार आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो n टर्म्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू दे दें, a और b की वैल्यू दे दें, और डायरेक्टली p स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करवा लें। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है ना। देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको गिवन है कि इफ़ p जो है वो प्रोडक्ट, s जो है वो सम ऑफ n टर्म्स हैं, p आपका प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स हैं, और r जो है वो सम ऑफ अगर रेसिप्रोकल है तो आप ये प्रूव करो कि जो p स्क्वायर की वैल्यू है वो s बाई r की पावर n के इक्वल होगी। ये ध्यान रखना, ये जेईई मेन स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, है ना। 2-3 बार मैं देखा हूँ फ्रीक्वेंटली ये पूछे हैं जेईई मेन वाले। और ये ध्यान रखिएगा, जेईई मेन आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड, एकदम बेसिक चीज़ है। इसमें नई चीज़ ये हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जीपी के टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दें तो अपना जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी अपना एक नया जीपी बनता है, और उसका फर्स्ट टर्म 1/a आता है अगर a जीपी का पहला टर्म है तो, और कॉमन रेशियो 1/r के इक्वल आता है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो लेट जो जीपी है उसको कंसीडर कर लेते हैं, मतलब a पहला टर्म और r कॉमन रेशियो। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे ए आर टू दी पावर n माइनस 1 तक। अब क्या करिए, तीनों की वैल्यू लिखिए और आंसर मतलब जो कर उसको करते जाइए। तो s की वैल्यू हम लोगों को याद है, अभी हमने बताया है r टू दी पावर n माइनस 1/r-1। p क्या है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, तो इनका आप प्रोडक्ट कर दीजिए, है ना। तो जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, तो ये आया था a टू दी पावर n और r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1/2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब आपको r अगर सम ऑफ रेसिप्रोकल दिया है तो 1/a 1/ar 1/ar स्क्वायर, इस तरह से कहाँ तक लिखोगे तो 1/a r टू दी पावर n माइनस 1 तक। तो यहाँ जो पहला टर्म है वो 1/a 1/r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस 1/r। तो यहाँ एलसीएम लीजिए तो 1/a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 1 अपॉन r टू दी पावर n माइनस 1। तो देखिए अगर s/r करते हैं हम लोग, s/r अगर किया जाए तो फिर क्या होगा, तो s अपने को दिया हुआ है a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और अपॉन r करने से ये क्या होगा जाएगा रेसिप्रोकल, तो a r टू दी पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे लिखा जाए, ठीक है ना, एकदम पेशेंस से लिखते हैं। इसको क्या कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकल करके लिख रहे हैं। तो a r माइनस 1 r टू दी पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई r टू दी पावर n माइनस 1। तो इसमें देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये सब ज़्यादातर कैंसिल ही हो जाएंगे। तो ये आएगा a स्क्वायर r टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम s/r की पावर n करते हैं तो s/r की पावर n में क्या होगा, ये a की पावर 2n हो जाएगा और r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से अगर हम p स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, p स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज़ क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, a टू दी पावर 2n r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1। तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो n की, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको दिया हुआ है 10 और यहाँ पे s/r की पावर k लिख देगा और कहेगा k की वैल्यू बताओ। तो आप ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि 9 आए, 11 आए, 10 आए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या किया गया है, सिंपली कि सम का फॉर्मूला लिखा गया है ना। जैसे AP के GP के अगर पहला टर्म a है और कॉमन रेशियो r है, तो जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है a टाइम्स r टू दी पावर n माइनस 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार सम का फॉर्मूला लिखा, ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट, ये सम ऑफ रेसिप्रोकल। और जैसे कि आप जानते हो कि ये 1/a पहले टर्म का रेसिप्रोकल, ये दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल, ये तीसरे का, ये nth टर्म का रेसिप्रोकल। और ये भी एक सीक्वेंस क्या है, ध्यान से देखो, तो ये भी एक सीक्वेंस नया GP है जिसका पहला टर्म 1/a और कॉमन रेशियो 1/r है। तो हमने यहाँ पे भी सम का फॉर्मूला लगा दिया और s/r की वैल्यू निकाला, तो s/r टू दी पावर n की वैल्यू p स्क्वायर के इक्वल आ गई। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने जो GP और GP की डिफिनीसन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, इनफाइनाइट GP, प्रॉपर्टीज ऑफ GP के बारे में पढ़ा है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।